हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल साइंस टीचर आपके लिए लाया हूँ 9th कक्षा के लिए एक वीडियो लेक्चर जिसका टॉपिक रहेगा मोशन अर्थात गति। यह वीडियो लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल होगा। कृपया ध्यान से देखें। बच्चों, 8th कक्षा तक जब आप पढ़ते आए हैं गति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि गति क्या होती है, दूरी बटा समय। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हैं। गति के अंदर आप पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसने 10 सेकंड के अंदर 40 मीटर दूरी तय की है, तब उसकी द्वारा जो दूरी तय करने पर जो उसकी गति होगी वह गति कही जाएगी दूरी, यानी कि 40 मीटर बटा 10 सेकंड, जो कि हो गई 40। ये ज़ीरो कट गया तो बचा 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही करते हैं ना। तो अब आप देखते हैं इस लेसन के अंदर कुछ ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे, ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे सवाल उठेंगे जिससे कि आप गति के बारे में और जानना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे प्रश्न और क्या है। पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसका क्या अर्थ है? गति को हम जो आप आम जिंदगी में कहाँ देखते हैं, कैसे कहते हैं कि ये गति में है, यह विराम अवस्था में है, कैसे कहते हैं? हम देखते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर है, अब यहाँ से वो यहाँ चली गई है, पहले यहाँ थी अब यहाँ पर है। यानी कि हम सीधा देख के बोल देते हैं कि वो वस्तु या कार, कोई वस्तु, ट्रक है, इंसान है, पक्षी है, सब इनको देख के हम सीधा देख के डायरेक्टली देख के बोल देते हैं कि वो गति के अंदर हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट एविडेंसेस, मतलब अप्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थात जैसे मान लीजिए हवा है, हवा को आप देख नहीं सकते, हवा चल रही है, तो उसके चलने का कैसे पता लगाते हैं? उसके चलने का पता लगाने के लिए आप पत्तियां जो होती हैं, वृक्षों की पत्तियां होती हैं, हवा में जो धूल कण उड़ रहे होते हैं, उनकी सहायता से अंदाज़ा लगाते हैं कि हवा चल रही है। चल रही है मतलब गतिमान है। ये क्या बातें, दो बातें क्या बताई मैंने? ये गति कहाँ कहाँ होती है उनके बारे में बताया, गति को हम कैसे देखते हैं और गति को जो इनडायरेक्टली हम कैसे समझते हैं। अगला है उदाहरण हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि धरती की गति। आप जानते हैं बच्चों, हमारे दिन रात, मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन, ये सब क्यों होता है? जी हाँ, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है कि ये सब धरती की विभिन्न गतियों के कारण होते हैं और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि धरती, सूर्य, चाँद सब गतिमान हैं, तब हमें इनकी गति का सीधे रूप में आभास क्यों नहीं होता? मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि बस चल रही है, उसके आसपास की वस्तुएं हमें चलती हुई नज़र आती हैं और हमें महसूस भी होता है कि वाकई हम चल रहे हैं। तो गति जो है धरती की, वो सीधे रूप में हमें महसूस क्यों नहीं होती? इसके बारे में सोचिए, चर्चा करेंगे। ये लेसन करने के बाद इन सभी प्रश्नों का हल आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब आता है विराम और गति की सापेक्षता। क्या अर्थ है विराम और गति की सापेक्षता का? मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इसके बाहर सीट पर बैठे हैं और यहाँ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी भी है। ट्रेन के अंदर आपका एक फ्रेंड बैठा है सीट पर और ट्रेन धीरे चलना शुरू कर दी। आपको तब वो फ्रेंड क्या है, चलता हुआ नज़र आएगा। मान लीजिए अब दूसरा केस है, जब क्या है, आप भी ट्रेन में बैठे हैं, आपका फ्रेंड भी बैठा है, ट्रेन भी चलनी शुरू कर दी है, तब आपको आपका फ्रेंड क्या है, रुका हुआ नज़र आएगा। अर्थात आपका वही फ्रेंड है जो पहले आपके हिसाब से चल रहा था और अब क्या है, आपके हिसाब से रुका हुआ है। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में अगर मान लीजिए आपका एक फ्रेंड और है, वो आपके साथ बैठा है, तब आप कह रहे हो कि जी वो फ्रेंड तो जी बैठा है विराम अवस्था में है, जो ट्रेन में फ्रेंड बैठा है वो क्या है, गति में है। जब आप बाहर बैठे हो तब की बात कर रहे हैं। जब आप बाहर बैठे हो तब आपका जो बाहर बैठा हुआ फ्रेंड है आपके हिसाब से तो विराम अवस्था में है, लेकिन जो अंदर बैठा है वो क्या है, गतिमान है।
तो इस तरह जो गति होती है या विराम होता है वो निर्भर करता है कि हम गति या विराम अवस्था को देख कहाँ से रहे हैं, किसके अनुसार देख रहे हैं, एक सापेक्ष, किसके सापेक्ष में देख रहे हैं। सापेक्ष वर्ड का जो अर्थ होता है या मीनिंग होता है या रिलेटिव टू, रिलेटिव टू, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू विच वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन, किसके अनुसार हम गति की बात कर रहे हैं। आइए अब गति को और विस्तृत रूप में समझते हैं। गति को समझने के लिए जैसे कि हमने देखा कि पिछले उदाहरणों में कि गति में जब हम कहते हैं कि एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से मतलब पहले वो कहाँ थी, अब कहाँ है, कहाँ, फिर बाद में फिर कहाँ, यहाँ, यहाँ, यानी कि वस्तु की स्थिति। गति में वस्तु की स्थिति का वर्णन किया जाता है कि वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आना गति कहलाता है। और किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। हम बोलते हैं ना पहले और अब, पहले और अब, यानी पहले और अब किससे जुड़ा हुआ है? समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? पहली होगी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। दूसरी बात क्या है? निर्देश बिंदु। अब हम कहते हैं, मान लीजिए कि आपका घर जो है बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये बस स्टैंड है, बहुत सारी बसेस खड़ी हैं या एक बस भी खड़ी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका घर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, और आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है आपका घर कहाँ है, तो आप बोलते हो जी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि 2 किलोमीटर बोला, किसके अकॉर्डिंगली बोला? आपने किसी के अकॉर्डिंगली बोला, अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को आपने किसी के अकॉर्डिंगली बोला। वो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जानिए, आइए अब जानते हैं, थोड़ा इसको और विस्तार में पढ़ते हैं। एक सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा में गति, उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, हमने बनाया है। मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है और जिसमें कोई वस्तु शुरू में ओ बिंदु पर है और बाद में वह चलना शुरू कर देती है। चलने के बाद वह ए पर पहुंचती है और चलने के बाद फिर बी पर और फिर बाद में सी पर पहुंचती है। बी में से होते हुए सी पर पहुंचती है। ध्यान दीजिए, ये 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब किलोमीटर्स में है। मतलब यहाँ से ले यहाँ दूरी 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 50 और 60 किलोमीटर है, और चलती रहती है जहाँ तक भी ये इंसान या जो भी बॉडी है इस पर चलना चाहिए। मैं बॉडी बोलता हूँ, बॉडी का मतलब है उस चीज़ की बात करते हैं जिसकी गति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम जानते हैं कि जब वस्तु यहाँ थी, उसने चला, दूरी तय की, कुछ मोमेंट की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो गई तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? कितनी दूरी तय कर ली? दूरी वो 10, 20, 30 करते हुए 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। परंतु उसने पूरी यात्रा के दौरान 60 थोड़ी की है, 60 से भी ज़्यादा की है। अब वापस भी आया है, 10 और कर ली, 70 हो गई, 10 और 80, 10 और 90, 10 और 100, 10 और 110, टोटल दूरी कितनी तय कर ली? 110 किलोमीटर। ये उसने दूरी तय कर ली। यानी कि जिस रास्ते पे वो गया है, उस रास्ते की, जिस वास्तविक रास्ते पर वो गया है, उस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। और अब आते हैं विस्थापन पर। अब ये विस्थापन होता क्या है? विस्थापन को जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी है, ये वस्तु है जो यहाँ पर है शुरू में, बाद में वो यहाँ चलने के बाद फाइनली वो यहाँ पहुँच गई है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वस्तु अपनी जगह से, आरंभिक जगह से अंतिम जगह पर पहुँच गई है, अंतिम जगह तक पहुँचते हुए वो कितना खिसक चुकी है? वो पहले ओ पर थी, बाद में सी पर पहुँच गई, यानी कि वो इतना खिसक चुकी है। खिसक चुकने का मतलब क्या है?
खिसके होने का मतलब क्या है कि वस्तु अपनी जगह से कितना विस्थापित हो चुकी है, इसे विस्थापित होना कहते हैं। और अगर इसको मापा जाए तो ये कितना दूरी है, ये है 10 किलोमीटर है। और 10 किलोमीटर किस तरफ है, ओ से सी की ओर। यानी कि हमें बोलना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर सी की ओ सी की ओर, ओ ये रहा, सी ये रहा। यानी कि इंग्लिश में बोले तो टुवार्ड ओ सी, 10 किलोमीटर टुवार्ड ओ सी, 10 किलोमीटर टुवार्ड ओ सी। ये क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, ये उसकी दिशा हो गई, किस दिशा में गया है। यानी कि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसी राशि है जिसको प्रॉपरली दर्शाने के लिए, प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए उसका परिमाण भी चाहिए और उसकी दिशा भी चाहिए। परंतु दूरी में क्या था, दूरी में सिर्फ वैल्यू लिखी थी, सिर्फ उसका परिमाण लिखा था, यानी कि 110 किलोमीटर। और दूरी थी क्या, उस रास्ते की वास्तविक लंबाई जिस पर वो चला है। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो उसका आरंभिक बिंदु था और उसका अंतिम बिंदु था उसके बीच की कम से कम दूरी थी। यानी कि दूरी की और विस्थापन की हमने परिभाषा की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी और विस्थापन की हमने परिभाषा की, इसके बारे में जाना कि दूरी को दर्शाने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, और जिन राशियों को दर्शाने के लिए सिर्फ उनके परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्केलर्स, स्केलर्स या फिर अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। अब ये जो दूरी है या डिस्टेंस है, ये भी क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी। और विस्थापन क्या है, विस्थापन को दर्शाने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो ऐसी राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। इसे क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। ठीक है, तो इसके बारे में अब और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा होमवर्क दे दें कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कम से कम 3 अंतर ढूंढने हैं। और ढूंढने के लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी, उसको आपको करना और आसान हो जाएगा क्योंकि हम इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छी तरह से फ़र्क समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आप जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करें तो दोनों का ही मात्रक मीटर होता है, मीटर में मापा जाता है। अब पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल अर्थात जो सवाल होते हैं उन्हें न्यूमेरिकल कहा जाता है, फिर इसके अंदर जिसमें कुछ गणना होती है, कुछ कैलकुलेशन होती है। तो बच्चों अगर हमारे पास एक वस्तु है जो ए पर पड़ी है, ओ पर पड़ी है, ओरिजिन पर, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। यात्रा कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन ये एक मूल बिंदु होता है जिसके अकॉर्डिंगली बाकी पॉइंट्स की दूरी बताई जाती है। तो इस बिंदु से पहले एक वस्तु चली है, वो चलकर ओ से चलकर वो 6 तक पहुँचते हुए पी पॉइंट तक होते हुए फिर वो सी पॉइंट पर पहुँची है। तो इस केस में हम दूरी पता करते हैं, उसने कितनी दूरी तय की और कितना उसका विस्थापन हुआ, क्योंकि पी पॉइंट से पहुंचकर सी पॉइंट पहुंचने में। तो दूरी कितनी है, देखिए ये मीटर्स में है, पहले किलोमीटर वाला अलग न्यूमेरिकल था, ये मीटर में है। तो 0 से चलकर 6 तक पहुंचे तो ये 6 मीटर दूरी तय कर ली। 6 मीटर के बाद फिर वापस आए 7, क्योंकि ये 1 मीटर का गैप है ना, 7, 8, 9, तो दूरी तय कर ली इसने 9 मीटर। पहले से हम की बात कर रहे हैं 9 मीटर। विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया, देखिए आरंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, सरल रेखा में गति हो रही है। तो आरंभिक ये, अंतिम ये, आरंभिक ये, अंतिम ये, तो कितनी दूरी है कम से कम आरंभिक और अंतिम में, 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। जब यात्रा यहाँ से शुरू ना होकर यहाँ से शुरू होती है, बहुत ही अलग से न्यूमेरिकल है, यहाँ शुरू होती है, यानी कि शुरू वाला बिंदु कौन सा है 2, और 6 तक पहुँचकर पी पॉइंट तक पहुँचकर वापस
बी पर पहुंचती है। अब दूरी कितनी तय की, 2 से लेकर 6 तक कितनी दूरी हो गई, 4। फिर वापसी फिर आए, 2 और किए, 6, यानी कि दूरी कितनी तय कर ली, 6 मीटर, 6 मीटर। और उसके बाद विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन आरंभिक बिंदु ये, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ पहले 2 था अब 4 है, 4 माइनस 2, 2 मीटर। ठीक है, तो कम से कम दूरी का हो गया। अगला न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें ये दिया हुआ है, बहुत ही डिफरेंट न्यूमेरिकल है। आरंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, ये इनकी लेबलिंग की हुई है, ये 30 मीटर है, ये पूरा 30 मीटर है, ये 10 मीटर है। और जिसमें आपको बताना है कि कितनी दूरी हो गई, दूरी कितनी हो गई, 30, 10, 40, 30, 70, 70 मीटर दूसरे न्यूमेरिकल का। और उसके बाद विस्थापन कितना हो गया, आरंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, इनके बीच भी कम से कम दूरी कितनी हो गई। सोचिए, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं ताकि सॉल्यूशन सीधा ना पता चल जाए आपको और आप सोचें और हल निकालें। अगर मिलता है सही तो आगे वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो एक पर्सनल सजेशन है मेरा। तो यहाँ से ओ से इधर की ओर विस्थापन है, कितनी है ये दूरी, 10 मीटर। तो विस्थापन हो गया 10 मीटर। आइए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरे न्यूमेरिकल में जस्ट रैंडमली एक मैंने पाथ ड्रॉ किया हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और इसकी जो दूरी है वो इस रास्ते के ऊपर ऑडोमीटर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी वस्तु की द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको मापने का काम करता है। ये कहाँ लगा होता है, किसी भी व्हीकल के ऊपर लगा होता है। और जब देखा होगा ना, अपने नंबर्स लगे होते हैं छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से, आप चेक करना जाके। और कई बार जो नए जो एडवांस्ड मीटर्स होते हैं वहाँ पर डिजिटल मीटर्स भी लगे होते हैं। तो यह इंस्ट्रूमेंट जो किसी व्हीकल की तय की गई दूरी को मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर कहते हैं। तो विस्थापन, इसकी दूरी वैसे पता कर लेंगे, विस्थापन पता करने के लिए O और F के बीच की जो कम से कम दूरी है वैसे पता कर लेंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखना पड़ता है, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। सेकंड न्यूमेरिकल है यहाँ की 10 मीटर, 10 मीटर टूवर्ड OF, टूवर्ड्स OF, टूवर्ड्स OF। यहाँ पर भी 3 मीटर लिखेंगे तो 3 मीटर टूवर्ड O और साथ में C, टूवर्ड OC। चलिए इस तरह से हम चौथे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं जिसमें हमारे पास है एक वृत्त है, वृत्त के अंदर सर्कल है, सर्कल की जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, और एक वस्तु जो यहाँ से चलकर पूरा एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ पहुँच जाती है। एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी तय कर लेगी, आप जानते हैं ये गोलाकार पाथ है। गोलाकार पथ की जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। 2πr की हेल्प से 22 गुना 2 गुना और 22/7 गुना 2 गुना उसके बाद 7 मीटर इसकी त्रिज्या, 2 ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो करने पर आ गया 44 मीटर। 44 मीटर क्या हो गई, इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब बच्चों ये बहुत ही डिफरेंट न्यूमेरिकल है। अब इसका आरंभिक बिंदु यही है, एक चक्कर पूरा करने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा ये, सोचिए, ये वापस यहीं पहुँच जाएगा। जब ये यहीं पहुँच जाएगा तब इसके आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर में क्या डिफरेंस है, जी हाँ बिल्कुल सही, ज़ीरो डिफरेंस है, ज़ीरो। बहुत सही जवाब दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल इसी तरह से। चलिए पांचवें न्यूमेरिकल की ओर। पांचवें में क्या है, दूरी कितनी होगी, जब वस्तु यहाँ पर है स्टार्टिंग में, वो आधा चक्कर, जो लाल रास्ता है, आधा चक्कर पूरा काटती है, आधा चक्कर करती है, तय करती है, और करने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है। दूरी कितनी हो गई, पहले 2πr था, आधा चक्कर मतलब आधा दूरी, यानी कि πr, यानी कि 22/7 गुना 7, तो आ गया 22 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ, आरंभिक बिंदु ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई,
क्योंकि ये केंद्र में से पास कर रही है तो ये 7 मीटर और ये 7 मीटर, ये इसका क्या है व्यास, टोटल हो गया 14 मीटर टुवार्ड ओ एफ। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। मान लीजिए एक हमारे पास एक वर्गाकार खेत है जिसकी एक भुजा 10 मीटर है, चारों भुजाएं भी 10 मीटर हो गई, 10 मीटर हो गई, और एक किसान इसके ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और पूरा एक चक्कर लगा लेता है। पूरा एक चक्कर लगाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की, पहले दूरी पता करते हैं, फिर पता करते हैं विस्थापन। दूरी जो उसने तय की वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी कि टोटल हो गई 40 मीटर। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि वर्ग का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू ए। 4 इंटू ए कितना है, इसकी भुजा 10 मीटर, डेट इज़ 40 मीटर। विस्थापन बहुत ही आसान है, हम वृत्त वाला न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इसका आरंभिक बिंदु ये है, एक चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचेगा, डी पर नहीं, ए पर। पूरा चक्कर तभी होता है ना, इसका पूरा राउंड तभी होता है जब ए द्वारा आरंभिक बिंदु पर पहुँच जाए। दैट इज़ इसका विस्थापन कितना हो गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। अगर मान लीजिए ये 2 चक्कर लगाता है तब भी इसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए, और तब दूरी कितनी होगी, तब इसकी डबल हो जाएगी। अब मान लीजिए एक और केस है, जब ये क्या है, सिर्फ यहाँ से चलता है, यहाँ से सी पॉइंट तक पहुँचता है, तब क्या होगा, तब इस केस में मान लीजिए क्या होगा, तब दूरी हो हमारी, जो विस्थापन होगा वो ए से सी की ओर होगी। तो ये दूरी पता करते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी आपने, जिसके अनुसार आधार का यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। दैट इज़ ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें पता करना है, ए सी पता करना है, ए बी की वैल्यू है 10 मीटर, इसकी भी 10 है, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग बराबर 100 प्लस 100 दैट इज़ 200। ये क्या है, ए सी स्क्वायर। अब इसके बाद ए सी बराबर 10 √2 दैट इज़ 10 गुना 1.412, √2 की वैल्यू होती है ये, इसको मल्टीप्लाई किया था 14.12 मीटर। ये है ए सी की वैल्यू, यानी कि ये क्या है, विस्थापन। किस चीज़ का विस्थापन, जब वस्तु ऐसे इस पाथ पर चलती है। तो क्या लिखेंगे, टुवार्ड ए सी की तरफ। तो ये अपने विस्थापन पता किया, और दूरी कितनी तय की, 10 और 10 20 मीटर। दूरी भी पता कर ली, डिस्टेंस भी पता कर ली और डिस्प्लेसमेंट भी पता कर ली। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इन न्यूमेरिकल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में बहुत सारे अंतर, बहुत न्यूमेरिकल करने के बाद आपने सीखा होगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल है ये वाला, कुछ डिफरेंट है, इसमें माइनस में भी दिया हुआ है कि दूरी तो नहीं, विस्थापन, अगर वस्तु इस दिशा में जाती है तो उसकी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों इसको घर पे कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। अगर सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मिलने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।